क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च क्या किया जाता है? इज डिलीवरी पेन मैनेजेबल, या पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन को कैसे मैनेज करें। कितना सरप्राइजिंग है ना। लोग ये नहीं सर्च करते कि उन आखिरी 90 डेज में एक होने वाली माँ के दिमाग में क्या चल रहा होता है। रात को जब बेली साइज के डिस्कम्फर्ट के कारण नींद आंखों से कोसों दूर होती है, और वो अपने बच्चे की किक्स को महसूस करते हुए छत को देखते हुए घंटों तक सोचती रहती है, उस वक्त वो सिर्फ उन किक्स को महसूस नहीं कर रही होती है, वो अपने सबसे बड़े डर से लड़ रही होती है कि अब वो दिन आने ही वाला है। क्या मैं लेबर पेन सहन कर पाऊंगी? क्या मेरा बेबी सेफ होगा? और कहीं डिलीवरी के वक्त मुझे कुछ हो गया तो मेरे बिना बच्चे का क्या होगा? और सबसे सैड पार्ट जानते हैं क्या? कि वो ये सब किसी से शेयर भी नहीं कर पाती। बिल्कुल। क्योंकि सभी को प्रेगनेंसी के ग्लो की उम्मीद होती है और वो चाहते हैं कि बस माँ हैप्पी दिखे। पर सच तो यह है कि प्रेगनेंसी के इन 3 फेजेस में से सबसे आखिरी फेज सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ बैकग्राउंड होता है। आज हम पिछले एपिसोड से आगे बढ़कर बात करेंगे उस न्यूरल रीराइट और वैदिक प्रोटेक्शन की जो इन 9 महीनों की जर्नी को सेफ बना सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वर्तिका एंड वेलकम टू कही सुनी। आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी 7th, 8th एंड 9th मंथ की। ये वो फेज है जहां बॉडी कहती है अब बस हो गया, दिमाग कहता है संभल जाओ, और बेबी कहता है मैं आ रहा हूँ। इसलिए आज हम वैदिक विज्ञान के उन पन्नों को खोलेंगे जो बताते हैं कि कैसे इन आखिरी महीनों में माँ की मानसिक स्थिति आने वाली जनरेशन को इमोशनली स्टेबल बना सकती है। साथ ही इस सफर में हस्बैंड के क्या रोल है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा। बिल्कुल वर्तिका जी। मेडिकल साइंस हमेशा कहता है कि डिलीवरी फिजिकल है, पर न्यूरो साइंस कहता है कि डिलीवरी 90% साइकोलॉजिकल होती है। अगर इन 9 महीनों में माँ की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट हमने नहीं किया तो हम सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से माँ का वो डर और बढ़ जाता है जो डिलीवरी डिलीवरी को उसके लिए और भी मुश्किल बना देता है। ये एपिसोड हर उस पति के लिए है, हर उस परिवार के लिए है और हर एक उस सदस्य के लिए है, घर के सदस्य के लिए, जो कि ये सोचता है कि माँ बनना तो बस एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नो, इट्स नॉट जस्ट बायोलॉजी, इट्स एन इमोशनल एंड न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल योगिता जी, बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा कि ये एक न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि इस समय जो ब्रेन होता है ना, उसकी फिजिकल रीमॉडलिंग हो रही होती है, और इसका असर सीधे मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। इस फेज में प्रेग्नेंट वुमेन के ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है, एक्चुअली वो रिड्यूस होता है, और स्टडीज के अकॉर्डिंग लगभग 4 to 5% तक इसमें कमी आती है। तो जो एरियाज इमोशनल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग हेल्प में हेल्प करते हैं, वहां पर ये बदलाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। पर लोग इसका गलत मतलब निकाल देते हैं। ये कोई डैमेज नहीं है, ये एक हाई लेवल की प्रूनिंग प्रोसेस है। नेचर ब्रेन को रीवायर कर रही होती है ताकि मदर के अंदर एक्सट्रीम एम्पैथी और अटैचमेंट डेवलप हो सके, ताकि वो उस नन्ही जान के बिना बोले उसकी हर बात को समझ सके। बट यस, ये रीवायरिंग टेम्परेरी लेवल पर एंजाइटी और वल्नरेबिलिटी को भी बढ़ा देती है। डिलीवरी के बाद अगले 1-2 सालों में ये ग्रे मैटर जो है ये वापस रिकवर तो होने लगता है, पर दिमाग की प्रायोरिटीज चेंज चेंज हो चुकी होती हैं। इसी वजह से वुमेन अक्सर प्रेगनेंसी ब्रेन या मॉमी ब्रेन एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे छोटी छोटी बातें भूलना या फोकस न कर पाना। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये दिमाग का बच्चे की तरफ हाइपर फोकस होने की निशानी है। बिल्कुल वर्तिका जी। और इसे साइंस ब्रेन रिवायरिंग कहता है ना। हमारे गर्भ संस्कार वैदिक विज्ञान में उसे दौरिदा फेज कहते हैं, जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। वैदिक विज्ञान कहता है कि इस समय माँ का दिमाग बच्चे की सुषुम्ना नाड़ी यानी कि उसकी स्पिरिचुअल स्पाइन से जुड़ जाता है। और इसका मतलब समझते हैं आप? माँ जो सोचेगी, जो डर या खुशी महसूस करेगी ना, वो बच्चे के दिमाग के ब्लूप्रिंट में ऐड होता चला जाएगा। इसलिए इस फेज में सिर्फ फिजिकल कंफर्ट जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ का चित्ता यानी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड शांत रहे। अगर राइट। चित्ता शांत है तो स्ट्रेस हार्मोन बच्चे के डेवलपिंग दिमाग के फियर सेंटर एमिगडाला को ट्रिगर कर ही देगा। और पता है हमारे ऋषि मुनि कितने प्रैक्टिकल थे। उन्होंने बॉडी और माइंड दोनों को जोड़ा। जैसे लेफ्ट साइड स्लीपिंग सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं है, ये यूट्राइन ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे बच्चे तक ऑक्सीजन सही से पहुंचेगी और माँ का एंजाइटी लेवल अपने आप ड्रॉप हो जाएगा।
वैसे ही खाने में मैग्नीशियम रिच फूड्स और प्रॉपर हाइड्रेशन ब्रेन स्ट्रेस को केमिकली भी शांत रखते हैं। बिल्कुल सही योगिता जी। इनफैक्ट आप जिस एंजाइटी की बात कर रहे हैं ना, वहां पर सबसे बड़ा जो डर किसी भी एक होने वाली माँ को होता है वो है नॉर्मल डिलीवरी से होने वाला लेबर पेन, है ना। जिससे बचने के लिए वो अलग अलग तरह के ऑप्शन एक्सप्लोर भी करती रहती है। स्पेशली अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो, जैसे कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरी के केसेस भी हो जाते हैं। 8th मंथ में भी जनरली जो डिलीवरी होती है उसको हम ट्रेडिशनली अनस्टेबल मानते हैं, क्योंकि प्रीमेच्योर बर्थ में रिस्क बहुत हाई होते हैं। वैसे तो आजकल एनआईसीयू केयर ने सर्वाइवल रेट्स को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है, बट फिर भी फियर तो रहता ही है। और पता है इस डर के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? हम इस डर से ज्यादा ना सोशल जजमेंट से डरते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी के केस में डॉक्टर ने अगर सी सेक्शन सजेस्ट कर दिया, तो डर के साथ साथ यहाँ माँ के अंदर एक गिल्ट भी डाल दिया जाता है, क्योंकि आजकल लोग नॉर्मल डिलीवरी को एक ट्रॉफी और सी सेक्शन को एक फेलियर मान लेते हैं। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैदिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बच्चे का इस दुनिया में आना सिर्फ अवतरण है, मतलब एक आत्मा का इस धरती पर आना है। डिलीवरी का रास्ता चाहे जो भी हो, टेक्निक चाहे जो भी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी, इससे माँ की ममता पर या उसकी कैपेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी इस ट्रॉफी माइंडसेट को गलत मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि ना साइंस एक कमाल का सिस्टम ऑटोमेटिकली बना देता है, जिसे हम एंडोजीनियस ओपियोइड सिस्टम भी कहते हैं। ये असल में कुदरत का अपना ही एक एनेस्थीसिया है, मतलब माओ को डरने की जरूरत नहीं है। लेबर के समय माँ के दिमाग में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन का इतना हैवी डोज रिलीज होता है ना, कि अगर किसी आम इंसान को वो दे दिया जाए तो उसके लिए तो ये लीथल है, बहुत खतरनाक हो सकता है। ये नेचुरल हाई माँ को उस डिफिकल्ट फेज से निकलने की ताकत देता है। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या होती है कि डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चे के दिल की धड़कन हार्ट रेट्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाती हैं बीटा वाह। एंड्रोफिन की मदद से। माँ और बच्चा दोनों एक डीप ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। ये एक तरह से बच्चे के लिए टीम वर्क जैसा है। और सच में कुदरत का ये इंतजाम बहुत कमाल का है। मतलब कि डर सिर्फ दिमाग का एक इल्यूजन है, शरीर तो पहले से ही तैयार है। अच्छा, ऋग्वेदा में एक श्लोका आता है जो डिलीवरी के समय पढ़ा जाता था, और हम्म। जिसका अर्थ होता है कि जैसे हवा जंगल को हिलाती है, जैसे समुद्र अपने लहरों को छोड़ता है, वैसे ही ये शिशु बिना किसी पेन और डर के गर्भ को छोड़कर अब इस संसार में आ जाए। जब माँ इस कॉस्मिक वेव को सरेंडर करती है अपने आप को, तो डर गायब हो जाता है। और सरेंडर का मतलब सिर्फ डिफीट नहीं होता है, इसका मतलब है संसार की सबसे बड़ी जीवन शक्ति पर विश्वास करना। वाओ, कितना ब्यूटीफुली कहा आपने। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसके अलावा भी हमारे अंदर नेचुरली एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखने को मिलता है इस फेज में। वो है नेस्टिंग। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जब अंडे देने वाली होती हैं तो कैसे अपना घोंसला तैयार करती हैं, क्लीन करती हैं। एक्चुअली यही इंस्टिंक्ट आखिरी के महीनों में होने वाली माँ में भी दिखाई देती है। मतलब सडनली आप देखोगे कि उसका इंटरेस्ट घर की डस्टिंग क्लीनिंग में बहुत बढ़ जाता है, वो कबर्ड अरेंज करने लग जाती है। तो कई बार देख के ये लगता है यार ये क्यों इतनी मेहनत कर रही है, इस समय तो इसको रेस्ट करना चाहिए, इतना एक्सर्शन इसके लिए ठीक नहीं है। पर वैदिक साइंस हमें बताता है कि ये माँ के अंदर प्रकृति तत्व विकसित होता है अपने आप ही, जो बच्चे के लिए एक सेफ गर्भभूमि, जैसे वो बच्चा माँ के अंदर सेफ है, वैसे ही उसको एक सेफ एनवायरनमेंट बाहर देने के लिए वो बाहरी दुनिया में तैयारी कर रही होती है, जो उसके गर्भ का रिजेम्बलेंस होता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली, इसलिए मैं इतने अच्छे से इसको समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर मेरे अपने भाई भाभी के यहाँ पर था। तो घर तो वैसे सब साफ ही रहते हैं फ्लैट्स वगैरह आजकल, लेकिन मैं वहां पर भी पता नहीं क्यों लास्ट के 8th मंथ में प्लेटफॉर्म पे चढ़ चढ़ के मैं साफ सफाई करती थी, खिड़कियों की ग्रिल साफ करती थी। और खुद को भी मतलब मुझे वही लगता था कि यार ये मैं क्यों कर रही हूँ। मगर दोनों इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने कभी मेरी इस नेस्टिंग इंस्टिंक्ट को गलत से नहीं लिया, मुझे कभी किसी चीज के लिए टोका नहीं, बल्कि संभाला। तो ये होता है एक सही सपोर्ट सिस्टम का होना, दे सपोर्ट यू। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और इस अमेजिंग नेस्टिंग टेंडेंसी को साइंस ऐसे एक्सप्लेन करता है कि जब ब्रेन में एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन लेवल्स स्पाइक होते हैं, तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मोड में चला जाता है। नेस्टिंग एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है एंजाइटी के खिलाफ। जब फ्यूचर अनसर्टेन लगता है तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके दिमाग डोपामिन रिलीज करता है,
जो स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब वो माँ ये सब कर रही होती है तो सिर्फ कबर्ड अरेंज नहीं कर रही होती है, वो हार्मोनल अर्ज की वजह से अपने नर्वस सिस्टम को काम करने की कोशिश कर रही होती है, और ये सब अननोइंगली होता है। लेकिन इसके साथ ही एक और नया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है, अमीनियोटिक मेमोरी। बच्चे के यूट्राइन एनवायरनमेंट के साउंड और वाइब्रेशन बच्चे को बाहर आके भी याद रहते हैं। अगर माँ नेस्टिंग के दौरान बहुत हाइपर या स्ट्रेस्ड है तो बच्चा बाहर आकर भी रेस्टलेस ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए नेस्टिंग के दौरान घर का माहौल बहुत शांत होना चाहिए। परिवार को भी चाहिए कि भाई माँ पर ज्यादा काम का बोझ न डाले, बल्कि उसे एक ऐसा स्पेस देना चाहिए जो उसे खुश रख सके। और इसमें ना योगिता जी, मुझे लगता है हस्बैंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि अपने छोटे मोटे काम है जो यूजुअली वाइफ करती है हस्बैंड के लिए, अब इस टाइम पर हस्बैंड को वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेना चाहिए, ताकि होने वाली माँ उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए और अपना पूरा टाइम बेबी के हिसाब से घर को रेडी करने के लिए दे सके। क्योंकि ये नेस्टिंग सिर्फ घर को सजाना नहीं है, ये माँ के मन को सुकून देना भी है। और हस्बैंड का ये सपोर्ट वाइफ को मेंटली प्रिपेयर होने में हेल्प करता है, और ये उसे ये भी एहसास दिलाता है कि इस नए सफर में वो अकेली नहीं है, उसका पार्टनर हर कदम पर उसके साथ है। अच्छा, तो अब ये तो हमने बात कर ली नेस्टिंग की, घर सजाने की, है ना, पर दिमाग अभी भी थक रहा है ना। और अक्सर ये नेस्टिंग के बाद एक अलग ही तरह की एंजाइटी शुरू हो जाती है कि क्या मैं सब कुछ सही से कर पाऊंगी। तो अब इस एंजाइटी का भी रियल सोल्यूशन क्या है? जब बाहर की तैयारी पूरी हो जाए तो बारी आती है अंदर की शांति की। और हमारे शास्त्रों में इसके लिए भी इलाज है, वो है नाद योगा, मंत्र चैंटिंग का जिक्र। अब एक माँ ओम या कोई भी वैदिक मंत्र के चैंटिंग कर सकती है। इससे क्या होता है, उसका जो साउंड होता है उससे ना सिर्फ मदर अपनी एंजाइटी को दूर करती है, बल्कि उसके वाइब्रेशन बच्चे को भी मेंटल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और अगर आप चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, मुश्किल लगता है, तो आप थोड़ा सा स्लो ब्रीदिंग कर लें, या हमिंग भी वही काम इफेक्ट डालती है जो हमने लास्ट एपिसोड में बताया था। बिल्कुल। और ये एक नई माँ के लिए ना बहुत हेल्पफुल भी होता है। और इसका साइंटिफिक प्रमाण हमारी वेगस नर्व है। जब हम हम्म। स्लो रिदमिक चांटिंग करते हैं या गहरा एक्सहेल करते हैं तो हमारी वेगस नर्व नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। ये नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो इंस्टेंट हार्ट रेट को स्लो करता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन प्रोडक्शन को भी ब्लॉक कर देता है। वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आके एक हो जाते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करते हैं और वो जनरली डिस्कस होता नहीं है। सो द फिजिकल रियलिटी इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी। जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो यूट्रस के अंदर एक डिनर प्लेट साइज का वुंड, लगभग 8 to 8.5 इंचेस का जख्म पीछे छूट जाता है। आई रिपीट, अ डिनर प्लेट साइज इंटरनल वुंड। और कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ पहले ही दिन से नॉर्मल हो जाए, सबको स्माइल करे और बाउंस बैक हो जाए। डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल 95% ड्रॉप कर जाते हैं। एंड दिस इज द स्टीपेस्ट हार्मोनल क्रैश नोन टू मेडिकल साइंस, जो क्लिनिकल विड्रॉल जैसा फील होता है। राइट। यस। और इसी हार्मोन ड्रॉप की वजह से जो डिलीवरी के बाद लेडीज एकदम से बहुत ज्यादा कोल्ड फील करती है, उन्हें ठंड लगती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर एकदम से डाउन होता है। और इसी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्हें गर्म कपड़े पहनने और कानों को ढकने के लिए सजेस्ट किया जाता है। अच्छा योगिता जी, ये जो इस फिजिकल और इमोशनल चेंजेस का ये जो फेज है, इसे हमारे शास्त्रों में ना सूतिका काल भी कहा गया है। वैदिक आयुर्वेद कहता है कि डिलीवरी के बाद जो माँ का शरीर है वो शून्य हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। तो उसमें वात दोष यानी कि एयर एलिमेंट का बढ़ जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर उस समय पर वो 40 डेज तक प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगी, या गर्म खाना नहीं खाएगी, अजवाइन का पानी या प्रॉपर आइसोलेशन में नहीं रहेगी, तो उसके शरीर में लाइफ लॉन्ग के लिए वीकनेस डेवलप हो सकती है। और सच कहूं तो मैंने देखी भी है ऐसी लेडीज जो इस वात दोष की वजह से लेटर एज में, मतलब 35-40 के एज के बाद वो अर्थराइटिस से सफर भी करती हैं। तो हमारे पूर्वजों ने ये सूतिका काल का ये जो नियम है ये इसीलिए बनाया है, ताकि माँ को मेटरेसेंस यानी कि एक लड़की से माँ बनने की जो मेंटल प्रोसेस होता है ना, उसको जीने का और समझने का पूरा टाइम भी मिले।
बिल्कुल वर्तिका जी। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिन नई माओं को ये पता नहीं होता ना कि वो ओल्ड फैशन रिचुअल्स या इन्हें ये चीजों को, ये सूतक काल को अलग ही चीजें रिचुअल्स मानकर फॉलो नहीं करती हैं, या हम्म, किसी भी तरह से ये सोचती हैं कि ये बेकार की चीजें हैं, तो इसका नुकसान उनको पूरी जिंदगी चुकाना पड़ता है, जो आपने अभी बताया, ऑर्थराइटिस की फॉर्म में, और या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के हेल्थ इश्यूज के फॉर्म में। और ये जो आपने बताया ना कि मेटरेसेंस, बिल्कुल ये एडोलेसेंस जैसा होता है, प्यूबरिटी, जहाँ आइडेंटिटी बदल जाती है। इस समय अगर हम उस माँ को परफेक्ट मदर बनने का प्रेशर देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए गिल्ट ट्रिप करेंगे, तो हम उसे डिप्रेशन की तरफ धकेल देंगे। हम्म, ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल होती है, राइट? जब जरूरी है कि नेचुरली होती है, पर ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम्म, लैच इश्यूज, मेस्टिटीज, लो सप्लाई, यह सब रियलिटीज हैं। एंड फैमिलीज नीड टू नो अ फिट बेबी एंड अ सेन मदर आर द ओनली प्रायोरिटीज। मतलब बच्चे का पेट भरा होना चाहिए और माँ का दिमाग शांत, क्योंकि बच्चा सिर्फ माँ की एनर्जी लेवल ही मैच कर पाता है अभी तक। माँ का दिमाग शांत होगा तो वो सेफ फील करेगा और कम रोएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। तो चलिए मैं इन 9 महीनों की जर्नी को समराइज कर देती हूँ। देखिए, बिल्कुल। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ये होने वाली माँ के लिए एक शॉक होता है, शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी। वहीं सेकंड ट्राइमेस्टर एक एडजस्टमेंट है, नए बदलावों के साथ। और थर्ड ट्राइमेस्टर एक सरेंडर है, आने वाले कल के लिए। और याद रखिए, इस सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि मैं तैयार हूँ खुद को इस नए जन्म के हवाले करने के लिए। तो डिलीवरी सिर्फ एक बच्चे की नहीं होती, एक माँ की भी होती है। ये 40 दिन, ये सूतिका काल कोई इम्तिहान नहीं है जहाँ आपको परफेक्ट मदर बनकर पास होना है या फेल होना है। ये तो एक ठहराव है, एक लड़की से माँ बनने की इस खूबसूरत सफर को अपनाने का। सो टेक योर टाइम एंड जस्ट ब्रीथ। और अगर आप एक पति हो, एक सास हो, या परिवार का कोई सदस्य, तो कल सुबह सिर्फ एक काम करना, उस महिला के पास बैठना, उनका हाथ पकड़ना और पूछना, तुम कैसी हो? क्या तुम अंदर से ठीक हो? उन्हें बताना कि उनका शरीर बदल रहा है, कोई बात नहीं, आप उनके साथ हो। बिल्कुल, क्योंकि मदरहुड की जर्नी को एंजॉयबल बनाना सिर्फ होने वाली माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरी फैमिली की और सोसाइटी की भी ड्यूटी है। तो बिल्कुल। जुड़ते रहिए आप अपने सेफ प्लेटफॉर्म कहीं सुनी से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड धन्यवाद। जय भारत। में। सरेंडर